और पीएचडी की उपाधि से विभूषित डॉक्टर बी.डी. कल्ला केवल शिक्षा ही नहीं अपितु दूसरे अन्य क्षेत्रों से, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो समाज सेवा हो, अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से बीकानेर ही नहीं, राजस्थान ही नहीं अपितु संपूर्ण भारत में अपना एक अलग स्थान रखते हैं और राजनीतिक गलियारों में एक स्वच्छ निर्मल छवि वाले व्यक्तित्व हैं। बीकानेर विधायक तथा वर्तमान में राज्य के शिक्षा मंत्री डॉक्टर कल्ला आज हमारे साथ हैं। सर, TIN नेटवर्क की तरफ से आपका स्वागत और आभार। धन्यवाद। सर, बीकानेर पश्चिम के फिर से एक बार विधायक के रूप में हम आपको कहीं ना कहीं देख रहे हैं, तो सर उसी संदर्भ में सबसे पहले बीकानेर से जुड़ी हुई समस्याओं पर आपसे बात करना चाहूँगी। सर, बीकानेर की बहुत सारी समस्याएं प्रारंभ से रही, जिनमें रेल फाटक जैसी समस्या मुख्य थी और जिसके लिए आपने बहुत सारे कार्य किए और अब बीकानेर के लोगों के लिए शायद ये खुशखबरी सी है कि अब रेल फाटक की समस्या का जल्दी निदान होने वाला है। लेकिन सर अभी भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिससे बीकानेर आपको लगता है कि जूझ रहा होगा, तो सर कौन कौन सी समस्याएं ऐसी है जिससे बीकानेर को जूझते हुए देखते हैं? ठीक है, सबसे बड़ी समस्या तो रेलवे फाटकों की थी। तो मैंने अपने पहले के कार्यकाल में रानी बाज़ार में रोड ओवरब्रिज बनाया, उसके बाद गजनी रोड पर, उसके बाद अन्य अनेक स्थानों पर, भूगल रोड पर अभी एक रोड ओवरब्रिज अनाज मंडी और इंदिरा गांधी नहर परियोजना के ऑफिस के बीच में बन रहा है। पवनपुरी में अभी एक अंडरपास बनवाया है और इसी प्रकार बीकानेर में करीब करीब सारे फाटकों की समस्या हल हो गई थी। लेकिन ये कोर्ट गेट और सांखला फाटक, इन दोनों के कार्य नहीं हो रहे थे। पहले शुरू में 98 से 2003 में मैंने जब स्वायत्त शासन विभाग का कार्यकाल संभाला तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने कहा था हमारे रेलवे फाटकों की समस्या का समाधान करना है, मैंने तुमको विभाग दिया हुआ है, तुम इसके लिए, मैंने कहा हमारी राशि बहुत कम है, तो उन्होंने करीब 113 करोड़ रुपए की राशि बढ़ाई और मैंने 61 करोड़ 12 लाख रुपए की लागत से रेल बाईपास का एक तरीके से मास्टर प्लान बना करके रेलवे को सौंपा। रेलवे ने उसे मंजूर किया। हमने 1 करोड़ का डिमांड ड्राफ्ट रेलवे को जमा करा दिया। रेलवे ने सर्वे करके हमको MOU भेजा। तब तक सरकार यहाँ पर बीजेपी की बन गई। बीजेपी की सरकार ने उसके ऊपर कोई काम नहीं किया, बल्कि शुरू में तो कहा कि आपने पैसा दिया हुआ है, बजट प्रावधान किया हुआ है, हम इस काम को कर देंगे। लेकिन पता नहीं फिर उनके क्या जैसी 4 साढ़े 4 साल तक MOU जो रेलवे ने भेजा था उस पर उन्होंने दस्तखत नहीं किए और वो पैसा सारा का सारा हड़ौती क्षेत्र में चला गया। उससे बीकानेर की एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या, जिसके लिए सारे प्रावधान कर दिए गए थे, वो वंचित हो गई। दैन उसके बाद आपने देखा होगा पुरानी गजनेर रोड, चौखूंटी, इन पर हमने अशोक जी गहलोत साहब से कह करके उनके उद्घाटन करवाए, शिलान्यास करवाया और आज केवल मात्र ये 2 फाटक हैं। अभी इसके लिए बजट में 35 करोड़ रुपए की राशि मैंने मंजूर कराई है। इससे कोर्ट गेट और ये अपना सांखला फाटक, इन दोनों की समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन मेरा ये स्पष्ट कहना है अभी भी कि यहाँ विद्युत लाइन लालगढ़ और पुरानी रेलवे स्टेशन के बीच में आएगी। वहाँ कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर लोग बसे हुए नहीं हैं, और बसे हुए लोगों को हटाया तो कम से कम 400-500 घरों को एक तरीके से एक्वायर करना पड़ेगा। उसकी राशि भी जो है सैकड़ों करोड़ में होगी। तो रेलवे से मैं अभी भी आग्रह करता हूं कि उनको मास्टर प्लान के आधार पर, जो हमने बाईपास का मास्टर प्लान बनाया था उसके अनुसार बाईपास उनको करना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल एक अंतरिम राहत हेतु ये उपाय किए गए हैं। मैं समझता हूँ इससे ये बहुत बड़ी समस्या हल होगी। दूसरी समस्या ये थी कि यहाँ MS कॉलेज और डूंगर कॉलेज तो हैं ही, लेकिन लोगों की मांग थी कि बीकानेर शहर में गवर्नमेंट कॉलेज खोले जाएँ। तो मैंने मुरलीधर व्यास नगर और गंगा शहर, इन दोनों में गवर्नमेंट कॉलेज अभी मंजूर कराए हैं। एक डेयरी साइंस कॉलेज मंजूर कराया है, एक पब्लिक हेल्थ साइंस कॉलेज मंजूर कराया है, एक आयुर्वेद का कॉलेज 45 करोड़ रुपए की लागत से मंजूर होगा। नर्सिंग कॉलेज हमारे यहाँ मंजूर था, लेकिन उसका भवन वगैरह बनना है, उसके लिए भी करीब 47 करोड़ रुपए की राशि मंजूर कराई गई है। ऐसे अनेक समस्याएं हैं जिनके समाधान के लिए प्रयास किया गया है। पिछले दिनों में माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने 619 करोड़ रुपए की लागत से बीकानेर पूर्व और पश्चिम की पेयजल योजनाएं मंजूर कराई। इसमें बींसवाल
और शोभासर, इसमें 2 बड़े जलाशय बनेंगे, जिसमें बीकानेर की जो आपूर्ति होती है जल की, उसके करीब करीब ये समझिए 1.5 महीने तक का पानी उसमें इकट्ठा होगा मांग का। 2 फिल्टर प्लांट बनेंगे, 15 नई टंकियां बनेंगी और इसके साथ साथ 1000 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई जाएगी, ताकि बीकानेर शहर में कहीं पानी की कोई किल्लत नहीं रहेगी। इसी प्रकार हमने मेडिकल की प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए 2 CSC मंजूर कराई है 6-6 करोड़ रुपए की लागत से। एक 6 करोड़ की लागत से मुक्ताबसाद कॉलोनी में बन रही है, दूसरी 6 करोड़ रुपए की लागत से जनता ट्रक यूनियन का ऑफिस गंगा शहर की तरफ अपन जाते हैं तो गंगा शहर के मोड़ पर जैन कॉलेज से आगे, जैन कॉलेज से जो पुरानी जैन कॉलेज है उससे आगे और वर्तमान जैन कॉलेज से जस्ट पहले जनता ट्रक यूनियन का जहाँ ऑफिस था वहाँ पर 6 करोड़ की लागत से एक नई CSC बन रही है। अभी हाल ही में पुरानी TB क्लिनिक को तोड़कर जो 6 नंबर डिस्पेंसरी बनाई गई थी, वहाँ भी लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से हमने नया भवन बनाकर जनता को समर्पित कर दिया है। इसके अलावा धरणीधर में जनता क्लिनिक, सैटेलाइट हॉस्पिटल जो है उसमें 45 लाख रुपए की लागत से मैंने अपने विधायक कोटे से ऑक्सीजन का प्लांट लगाया है। वहाँ पर 35 लाख रुपए की लागत से 2 एम्बुलेंस दी है। PBM हॉस्पिटल में 15 लाख रुपए की लागत से हमने ई-रिक्शा प्रोवाइड किए हैं, जो वृद्धजनों को, ब्लाइंड्स को, विकलांगों को, इन सब को निःशुल्क एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाएंगे। ऐसे अनेक काम बीकानेर पर हमने किए हैं और आगे भी हम करते रहेंगे। को लेकर मेरा प्रश्न है, ये कहा जाता है कि शिक्षा निदेशालय अगर बीकानेर को मिला हुआ है तो उसका एक बहुत बड़ा कारण आप रहे हैं, नहीं तो कब का शिक्षा निदेशालय यहाँ से चला जाता। इसमें साथ ही सर अभी हाल ही में चूँकि आप शिक्षा मंत्री हैं और अभी PM श्री जो स्कूल योजना है उसमें राजस्थान के सर्वाधिक स्कूलों का चयन हुआ है, तो सर बीकानेर के स्कूलों को आप इसमें किस दृष्टि से देखते हैं और उसमें बीकानेर के स्कूलों के विकास के लिए हम इसमें क्या कर सकते हैं? देखिए, PM श्री का जो सर्वे हुआ था वो भारत सरकार ने कराया था और उसमें बीकानेर की कितनी स्कूल हैं? 10 स्कूल हैं, 400 में से बीकानेर ज़िले को मिली हैं और शहर को भी मिली हैं। मैं समझता हूं कि PM श्री योजना के अंतर्गत 400 स्कूलें राजस्थान की सर्वाधिक पूरे देश में चयनित हुई हैं और आगे भी हमारा ये भरोसा है कि हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी जो टीम स्पिरिट से काम कर रहे हैं उसमें हम लोग हमेशा अव्वल नंबर पर रहेंगे और इस योजना को आगे बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं रखेंगे। सर अगर हम थोड़ी सी राजनीति की तरफ बात करें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि राजस्थान में इस समय जो माहौल चल रहा है, आप उसके परिपक्व नेता हैं तो आपसे कोई चीज़ छुपी नहीं है, आप उसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आप अलवर के प्रभारी मंत्री भी हैं और अभी आप जब कुछ समय पहले 6-7 दिन पूर्व जब आप अलवर गए थे और आपने महंगाई राहत कैंप का निरीक्षण किया था, तब आपने एक बात भी कही थी वहाँ पे कि सचिन पायलट को भी इन महंगाई राहत कैंपों में आना चाहिए। तो सर आप इस पर क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने अब तक इससे दूरी बना हमने पे तो बैठ रहे हैं, क्या शिविरों में भी जा रहे हैं? रात शिविरों में भी मेरी जानकारी में नहीं, उनको आना चाहिए। सभी पार्टी के लोग जा रहे हैं, जाना चाहिए। ये प्रश्न तो उनको ही पूछना चाहिए, मेरे से संबंधित नहीं है। लेकिन फिर भी सर आप चूँकि अलवर के प्रभारी मंत्री और आपने मैंने कहा ना कि ये प्रश्न मेरे से संबंधित नहीं है। राहत कैंप में सभी जनप्रतिनिधियों को जाना चाहिए, ये बात मैंने कही थी। जी, जो राजनीति की बदलती हुई परिस्थितियां राजस्थान में हम देख रहे हैं, कांग्रेस की स्थिति देख रहे हैं, उसमें आप क्या कहेंगे? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो फिर भी बहुत परिपक्वता से नेता यहाँ पर निर्णय लेते रहे हैं, तो उसको लेकर आपका क्या मत है? देखिए, राजस्थान की राजनीति में पिछले 4.5 साल में विरोध पक्ष ने कभी कोई ऐसा मुद्दा नहीं पकड़ा जिसके आधार पर वो हमारा विरोध कर सकें, जबकि दूसरी ओर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत ने जो भी बजट दिए वो राहत के बजट थे, बचत के बजट थे, विकास के बजट थे। इस बजट में भी आप देखो 10 प्रकार की घोषणाएं जो हैं वो क्रियान्वित हो रही है। उसके लिए राहत कैंप लगे हैं, महंगाई राहत कैंप। इसमें सबसे पहले तो जिन लोगों को पेंशन मिल रही थी 750 उनकी 1000 रुपये कर दी गई। अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत केवल गेहूँ मिलता था, अब 1 किलो दाल मिलेगी, 1 लीटर तेल मिलेगा, 1 किलो चीनी मिलेगी, नमक मिलेगा, मिर्च मसाले मिलेंगे और ये सब निःशुल्क होगा।
तीसरा उन्होंने ये किया कि मनरेगा और शहरी बेरोज़गारी योजना इंदिरा गांधी जी के नाम से जो है, इसमें 100 दिनों की जगह 125 दिन कर दिए। पांचवा काम ये किया कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना जो पहले 10 लाख रुपए तक की थी, उसको बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया। दुर्घटना बीमा जो पहले 5 लाख का था, उसको बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी ने रसोई गैस, जो कांग्रेस के राज में 450 रुपये प्रति सिलेंडर थी, वो बढ़कर लगभग 1150 हो गई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर सब्सिडी दी है, और सब्सिडी देने के बाद अब वो रसोई गैस जो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं, उनको 500 रुपये में गैस की टंकी मिलेगी। इसके अलावा बिजली 100 यूनिट तक निःशुल्क कर दी गई है। किसान को 2000 यूनिट तक बिजली निःशुल्क कर दी गई है। जिसके घर में दुधारू पशु हैं, 2 गाय अथवा 2 भैंस, उनको बिना बीमा शुल्क जमा कराए हुए 2 पशुओं का निःशुल्क पशु बीमा कराया जाएगा, और उसमें 40 हज़ार तक का मुआवजा देने की बात की गई। इस प्रकार ये 10 योजनाएं जो हैं, ये लोगों को राहत देगी, महंगाई से राहत देगी, उनके घरेलू बजट में बचत करेगी। और दूसरी ओर विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर निर्वाचन क्षेत्र में 10-10 करोड़ की सड़कें मंजूर की है। नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम की सड़कें अलग से मंजूर की हैं। हर तरीके से राजस्थान को आगे बढ़ाने का विकास का बजट दिया है। सांप्रदायिक सौहार्द की बात करें, अगर हम बीकानेर के संदर्भों में देखें तो बीकानेर हमेशा से सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक रहा है। तो सर, इस दिशा में आपको क्या लगता है, बीकानेर की जनता? बीकानेर गंगा जमुनी और कंपोजिट कल्चर का शहर है। जब हमारे त्यौहार होते हैं, होली, दिवाली, तो अक़लियत के भाई हमको मुबारकबाद देने आते हैं। जब ईद का त्यौहार होता है तो हम सब लोग जो है मिलकर अक़लियत के भाइयों को मुबारकबाद देने जाते हैं और मिलजुल कर एक दूसरे के त्योहारों को मनाते हैं। ये कंपोजिट कल्चर जब से बीकानेर की बसावट हुई है तब से चल रही है, इसको नज़र नहीं लगे। हम कौमी एकता को मजबूत करने के लिए जिस तरीके से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने अनेकता में एकता का दिग्दर्शन हमें कराया था, यानी अलग अलग संस्कृतियाँ, अलग अलग बोलियाँ, अलग अलग भाषा, अलग अलग परिवेश, अलग अलग प्रांत, अलग अलग संस्कृति, इसके बावजूद अलग अलग मजहब, धर्म, जाति, इसके बावजूद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने ये सिखाया था, अनेकता में एकता भारत की विशेषता। ये बीकानेर ने आत्मसात कर रखा है। इसी का कारण हमारे यहाँ सांप्रदायिक सद्भाव बना हुआ है। मैं तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि हम अब इस अनेकता में एकता को बनाए रखें, ताकि हमारी कौमी एकता और सांप्रदायिक एकता मजबूत हो। रोजगार के लिए, जो शिक्षा के अंदर नौकरियों के लिए फिर से आपको एक बार देख रहा है, तो सर आगे वैकेंसी के लिए क्या है कि क्या आगे इस प्रकार से अवसर मिलते रहेंगे? राजस्थान के शिक्षा विभाग ने अब तक लगभग 90,000 लोगों को नौकरियां दे दी है, और अभी इस चालू वित्तीय वर्ष में करीब 1 लाख नौकरियां और लगने की संभावना है। 48,000 तो हमारे रीट की परीक्षा में जो पास होंगे उनको L1 और L2 यानी अध्यापकों की नौकरी मिल जाएगी। इसके अलावा शारीरिक शिक्षक लगभग 6,000, वरिष्ठ अध्यापक सामान्य श्रेणी के, और व्याख्याता, स्कूल शिक्षा, कंप्यूटर अनुदेशक 10,000 की भर्ती भी चल रही है। 10,000 इंग्लिश मीडियम के टीचर्स की भर्ती होगी। ऐसे करके करीब 1 लाख लोगों को शिक्षा विभाग नौकरी दे रहा है। अन्य विभाग भी, हमारा गृह विभाग है, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग है, ये सभी विभाग अलग अलग अपने तय सरकारी नौकरियां दे रहे हैं। और कुल मिलाकर के जो मेगा जॉब फेयर वगैरह लगाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, उनमें भी नौजवानों को रोज़गार मिल रहा है। हमारा ये बजट नौजवानों को समर्पित है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि एक तरफ केंद्र सरकार ने ये कहा था कि हम 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोज़गार देंगे, रोज़गार किसी को दिया नहीं, बल्कि अग्निपथ एक योजना लेके आए जिसमें 4 वर्ष की नौकरी, फिर घर की छुट्टी, और घर पे बैठे रहो। मान लीजिए 19-20 वर्ष का आदमी भर्ती हुआ सेना में, 24 वर्ष में रिटायर हो गया, कोई पेंशन नहीं। फिर ये कहा था कि हम 15 लाख प्रत्येक व्यक्ति के खाते में
जमा कराएंगे, 1 रुपया जमा नहीं कराया। किसान की इनकम दुगनी करेंगे, दुगनी नहीं की। लेकिन सर केंद्र जबकि दूसरी ओर हमारी सरकार ने आम आदमी को रोज़गार दिया है, राहत दी है और लोगों के जीवन को सुधारने का काम किया। लेकिन सर केंद्र कई बार आरोप लगा देता है कि हमने तो योजनाएं लागू की, हमने तो योजनाएं वहाँ से स्टार्ट की, लेकिन राज्य उसको जो है वो ढंग से क्रियान्वित नहीं कर ऐसी कौन सी योजना है बताए भारत सरकार कि किसी योजना का क्रियान्वयन नहीं किया? हम तो सबसे आगे हैं। आप देखिए PM श्री योजना भारत सरकार की है, राजस्थान सबसे आगे है। कोई योजना उठाकर देख लो, राजस्थान किसी भी केंद्र प्रवर्तित योजना में पीछे नहीं है, बल्कि आगे ही आगे है। बल्कि केंद्र सरकार ने जब से नीति आयोग बनाया है, वो नीति आयोग नीति से नहीं चलता, अनीति से चलता है। हमारे राज्यों को पहले से जो ग्रांट मिलती थी वो ग्रांट कम हुई है। केंद्र प्रवर्तित योजनाएं पेयजल के लिए जो हमारे रेगिस्तानी और पहाड़ी इलाके हैं वहाँ 100% ग्रांट आती थी। आज वहाँ पर आप ये समझिए कि बहुत कम हिस्सा, हमको 45% उन्होंने हिस्सा दे रखा है। जबकि पहले रेगिस्तानी इलाकों में 100% ग्रांट आती थी पेयजल के लिए भारत सरकार की। और O&M का खर्चा यदि जोड़ें तो केंद्र सरकार का केवल 35% खर्चा लग रहा है, बाकी सारा पैसा राजस्थान सरकार का लग रहा है। पहले जो योजनाएं 70-30 थी, यानी 70% केंद्र और 30% राज्य, उसमें उन्होंने किसी में 50-50, किसी में 45-45, किसी में 60-40, किसी में 50-50 ये करके, और उन्होंने जो राज्यों को जो पैसा केंद्र से मिलता था वो सारा का सारा उन्होंने रोक लिया है, जिसके कारण प्रदेशों की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, दयनीय है। मैं समझता हूँ कि केंद्र सरकार को केंद्र प्रवर्तित योजनाओं में तो पैसा और बढ़ाकर देना चाहिए। आप क्या देख रहे हैं? भविष्य में विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं और आप कांग्रेस का क्या भविष्य आगे उसमें देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस का भविष्य बहुत उज्जवल है। अभी कर्नाटका में चुनाव चल रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि कर्नाटका में कांग्रेस थम्पिंग मेजॉरिटी से जीतेगी और यहीं से केंद्र सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। उसका कारण ये है कि कर्नाटका में लोग बुद्धिजीवी, पढ़े लिखे लोग हैं, वे बहुत सोच समझकर बीजेपी ने वहाँ जो भ्रष्टाचार किया है उसके खिलाफ बहुत ज़बरदस्त लोगों में आक्रोश है और मैं समझता हूँ कि ये आक्रोश वोटों में तब्दील होगा। और हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी, जिन्होंने भ्रष्टाचार का हमेशा खिलाफत की, और कर्नाटका में जब जब कांग्रेस की सरकार रही, कर्नाटका हर क्षेत्र में आगे बढ़ा। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि कर्नाटक की जनता कांग्रेस को जिताएगी और उसके बाद जहाँ जहाँ भी चुनाव होंगे धीरे धीरे एक से एक करके इनके किले ध्वस्त होते जाएंगे। युवाओं के बीकानेर में, चूँकि आप एक बहुत पढ़े लिखे मिनिस्टर के रूप में हैं, तो आप एक युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवाओं से ख़ास तौर से ये कहना चाहूँगा कि वो खूब पढ़ें, खूब खेलें और लक्ष्य को सामने रखकर काम करें, समय का सांगोपांग सदुपयोग करें और प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से आजकल सरकारी नौकरी मिलती है, इसलिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी मन लगा कर करें। सारे कामों को छोड़कर ये करना है कि हमको तो डॉक्टर बनना है तो डॉक्टरी के लिए प्रयास करें, हमको तो इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग के लिए प्रयास करें, हमको IAS या IPS बनना है तो उसके लिए प्रयत्न करें, या किसी भी सर्विस के लिए जब भी वो फॉर्म भरें उसके लेकर जब तक परीक्षाएं नहीं हो तब तक वो मन लगाकर पढ़ें। निश्चित रूप से सफलता उनके चरण चूमेगी। मैं युवाओं को कहना चाहूँगा कि आज का ज़माना ये है कि समय निकल जाता है तो आदमी पछतावा करता है, इसलिए समय की पहचान करके समय का आदर्शतम उपयोग करते हुए मन लगाकर पढ़ेंगे तो आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे। आपको स्वावलंबन की ओर आगे बढ़ना है, रोज़गार की ओर आगे बढ़ना है। कुछ लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिलती है तो उनको अपना कोई न कोई हुनर सीख कर, आज हमारे अच्छे टर्नर्स की, फिटर्स की, मैकेनिक की, रेडियो मैकेनिक, टेलीविज़न मैकेनिक, स्कूटर मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, घड़ी साज, टेलीविज़न के अच्छे जो मरम्मत करने वाले हैं ही नहीं। इसलिए इन चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए ताकि लोग स्वावलंबी बनकर अपने स्वरोजगार प्राप्त कर सकें।